आज हम सीखेंगे कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें जाना था रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील आयरन को डाला था, तो लोहा जो था उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। तो इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। अब हम ये भी जानते हैं कि सभी धातुएं जो हैं वो एक बराबर सक्रिय या अभिक्रियाशील नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कौन सी मेटल दूसरी मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, इसके बारे में हमें अच्छे एविडेंस देती है। इट इज़ सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। यदि कोई मेटल है और उसे किसी दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डाला गया है, यदि मेटल ए उसको डिस्प्लेस कर देती है तो वो मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाती है तो वो साल्ट सॉल्यूशन बी के मेटल से कम रिएक्टिव है। तो हम जानते हैं सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। यदि धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो वह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है, परंतु यदि वह विस्थापित न कर पाए तो वह धातु बी की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होती है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा जानते हैं। देखिए हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, मेटल का जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट, मींस कॉपर मेटल है इसमें, और जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है। अब हमने कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। तो दोनों ही तरीकों से हमें पता लग रहा है अगर सॉल्यूशन से मेटल डिस्प्लेस हो जाए तो ज़्यादा रिएक्टिव, और अगर सॉल्यूशन से मेटल डिस्प्लेस नहीं हो पाए तो मेटल सॉल्यूशन में जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरी मेटल से। तो इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से हमें मिलती है एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है और सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी सीरीज है जो हमें लिस्ट देती है मेटल्स की। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। सबसे टॉप में सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल होगी और सबसे बॉटम में सबसे कम रिएक्टिव मेटल है इस सीरीज में। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद बनाया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हिंदी में सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ये एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही मीन्स घटते हुए क्रम में। विस्थापन के प्रयोगों के बाद इस श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो अब इस पिक्चर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई दे जा रही है। आप देखेंगे इसमें टॉप मोस्ट पे के है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे नीचे गोल्ड है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। बीच में हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और इस तरफ रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। तो देखिए इस सीरीज को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। मैं एक लाइन बोलूँगा, आप उसे ध्यान से सुनना, फिर उसी लाइन से हम
हाइड्रोजन तक जो है वो सारे मेटल्स को पता करेंगे। वो पंक्ति इस प्रकार से है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। देखिए मैंने क्या लाइन बोली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला केदार, केदार के पोटेशियम, नाथ Na सोडियम, का कैल्शियम Ca, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक, फीका Fe आयरन, पकाता Pb लेड है हाइड्रोजन। तो इस एक सेंटेंस में हमें हिंट मिल रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर के। तो मैं एक बार फिर से आपको वो लाइन बता रहा हूँ जो मैंने बोली, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब हाइड्रोजन के बाद लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, ऐसी धातुएं हैं जो बहुत कम रिएक्शंस करती हैं, और वो देखिए कौन कौन सी हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी है इसके बाद में ऐसे। तो आज हमने रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने पहले भी पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया को, और हमने जाना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ही रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी को बनाया गया है। इसमें सबसे ऊपर सबसे एक्टिव मेटल है और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे कम सक्रिय धातु है। अब सबसे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमने एक ट्रिक जाना था रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का, वो H लास्ट में हाइड्रोजन आता था उसके। हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, तो हम तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती जब ये मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। इसका मतलब हुआ कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि HCl के साथ कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है।